जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल स्टडी योद्धा में। तो कैसे हो साथियों, आप सब बढ़िया हो गए, घर में ही हो गए, पढ़ाई भी आपकी बढ़िया चल रही होगी, तैयारी एकदम टॉप तरीके से चल रही, क्लासेस बैक टू बैक आए जा रही हैं आपकी। और देखो लाइट जला के बोर्ड में भी दिख रही होगी फ्लैश वगैरह, तो लाइट मतलब समझ रहे हो ना, यानी कि रात में भी शूट कर रहे हैं हम वीडियो। तो बात यह है कि हम आपके लिए इतनी मेहनत कर रहे हैं, तो थोड़ी सी मेहनत आप भी करो। और आपसे हम बस इतनी उम्मीद रखेंगे, इतनी उम्मीद करेंगे, आप बस हमारे लिए इतना करो कि चैनल को सपोर्ट करना है। सपोर्ट आप दो तरीके से करो, पहला तो खुद सब्सक्राइब करो, दूसरा आप जितने भी जानने वाले हैं उन सबसे बोलो सब्सक्राइब करने के लिए। बस इतनी सी बात बोलेंगे, इससे हमें हौसला मिलेगा और आपके जो है क्लासेस वो हम रेगुलर कर पा रहे हैं। ठीक है, तो देखो आज की हम जो क्लास स्टार्ट कर रहे हैं यूपी पुलिस 2020 महासंग्राम, और साथ ही ये एयरफोर्स वालों के लिए भी है, नेवी वालों और आपका नेवी, इन सब के लिए आप पढ़ सकते हैं। बस यहाँ पे बस थोड़ा सा आपको ध्यान क्या देना है कि जो यूपी स्पेशल कराएंगे क्लास वो आप लोग मत लेना, अदर क्लासेस वाले, बाकी सब आपके लिए है। तो देखो आज की क्लास हम स्टार्ट कर रहे हैं जीके की, अपनी जीके। तो अब जीके में हम पढ़ेंगे किस तरीके से। अब एक हमारा कोर सब्जेक्ट चलेगा, कोर प्लस हमारा स्टैटिक, ये दोनों हम साथ लेके चलेंगे। और साथ ही हम इसमें क्या ऐड करेंगे, एक क्लास बाद ही शायद ऐड कर दें, जो करंट अफेयर्स है। करंट में से जो स्टैटिक बन के निकलता है ना, जहां से क्वेश्चन बनता है, वो वाला स्टैटिक भी हम यहां से लेंगे। तो ये तो होगी हमारी स्ट्रेटजी। अब देखो आज की क्लास स्टार्ट कर रहे हैं हम, और स्टार्ट कर रहे हैं हम अपना मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री। मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री, आधुनिक भारत का इतिहास से हम स्टार्ट कर रहे हैं। आधुनिक भारत का इतिहास स्टार्ट करने के पीछे वजह यह है कि जब हम इस पोर्शन को पढ़ते हैं तो हमें मालूम चलेगा कि हम बहुत सारे जो वन लाइनर क्वेश्चन होता है ना, स्टैटिक का एकदम फटक से आंसर आने वाला, सीधे किसी ने पूछ लिया, मान लो कि पहला गवर्नर जनरल कौन था भारत का, दूसरा पूछ लिया पहला भारतीय गवर्नर जनरल कौन था, ऐसे क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। तीसरा आपसे पूछ लेगा बहुत सारे आंदोलन हुए उनके बारे में, बहुत सारे क्रांतिकारी उनके बारे में, बहुत सारे अंग्रेज जो एक्ट बना के लाए उनसे। इतना हमारा मिडाइवल और एंशिएंट में नहीं जाता है, इससे थोड़ा सा कम इंपोर्टेंट हमारा मिडाइवल होता है, मध्यकालीन भारत का इतिहास जो मुगल वगैरह हैं वो, और उससे थोड़ा सा कम एंशिएंट में भी ज्यादा नहीं है, वहां हमें बाद में चलना है। पहले हम अपनी मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री करते हैं। तो क्लास पूरी देखना है बच्चों आप सबको, क्योंकि इसके बाद आपको डेली स्टैटिक के भी क्वेश्चन मिलने वाले हैं स्टैटिक के। तो मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री की हम शुरुआत कर रहे हैं अपनी यूरोपीय कंपनियों से। यूरोपीय कंपनियां, मैं साथ ही आपको बता दूं, अगर आपको डीप नॉलेज चाहिए हिस्ट्री की तो मैंने कोर्स बना रखा है, मेरी प्लेलिस्ट बनी हुई है यूट्यूब पे, आप देख सकते हैं। 1857 का रिवॉल्ट, और साथ ही पुर्तगाल, मतलब मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री में ना पुर्तगाल खत्म कर दिया है। इसके बाद इंग्लिश की क्लास उसमें ऐड की जाएंगी। इंग्लिश मतलब इंग्लिश सब्जेक्ट नहीं बोल रहा हूं, इंग्लिश मतलब ब्रिटिश इंग्लिश, जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के, वो सब ऐड करेंगे, मराठे मैसूर वगैरह वो सब। तो देखो अब बात करते हैं यहाँ पे यूरोपीय कंपनी। यूरोपीय कंपनी हम देखो समझेंगे अच्छी तरीके से, लेकिन लिखेंगे फैक्ट अपने साथ। यूरोपीय कंपनियां भारत आई क्यों, पहला प्रश्न आता है। प्रश्न आप बन के आपके क्वेश्चन में दे देगा। एक बार एयरफोर्स का जो एग्जाम उसमें पूछ भी लिया था कि यूरोपीय जो कंपनियां हैं इनका भारत आने का मुख्य उद्देश्य क्या था। तो ऑप्शन दिए थे धर्म परिवर्तन कराना, व्यापार करना, भारत पर शासन करना, इस तरह के उन्होंने ऑप्शन दिए थे।
तो सबको पता होना चाहिए इनका जो प्राथमिक उद्देश्य था यूरोपीय कंपनियों को भारत आने का, वो था व्यापार। अब एक थोड़ी सी यहीं पे सुन लो, क्या हुआ कि यूरोप थोड़ा एडवांस था और जो भूभाग हैं उनके और यूरोप में अगर कंपैरिजन किया जाए उस टाइम पे, तो यूरोप की टेक्नोलॉजी काफी जो है बहुत अच्छे तरीके से आगे बढ़ रही थी। इसी के चलते वहां क्या होता है, नेविगेशन, शिप और नई नई मशीनें बन गई। अब इन सब के बाद क्या होगा, आप देख रहे हो कि ये यूरोपीय जो कंपनियां हैं ये अन्य देशों की तरफ जाने लगेंगी। अब भारत ऐसा नहीं कि भारत की नई खोज हो रही है भाई, भारत तो आपको पता कई सौ यानी कई हजार साल पहले से भारत इतिहास में है। सिंधु घाटी की सभ्यता और जो मिस्र की सभ्यता उसके संबंध मिले हैं, तो हम कैसे कहते हैं कि भारत की खोज हुई, भारत तो पहले से था। भारत के नए व्यापारिक मार्ग की खोज जो है वास्को डी गामा करता है। क्यों? क्योंकि जो पहले लैंड रूट था, जो रास्ता था जमीनी भारत और यूरोप के बीच में, उस बीच वाले रास्ते पे क्या है, अरब जब शक्तिशाली हो जाते हैं तो वो उस रास्ते को कैप्चर कर लेते हैं और वहां बहुत सारी परेशानी खड़ी हो जाती है। तो यूरोपीय भारत आना मतलब जो व्यापार है वो पूरी तरीके से खत्म हो जाता है। इसी के चलते यूरोपीय देश नई नई जगहों की खोज करने की होड़ लग जाती है उनमें, अपने व्यापार को बढ़ाने के लिए, नई नई चीजें खोजने के लिए। इसी कड़ी में क्या होता है कि एक व्यक्ति वास्को डी गामा से पहले बार्थोलोम्यू डियाज, उससे पहले कोलंबस, तो ये कई सारे व्यक्ति हैं अलग अलग देशों के यूरोपीय और निकलते हैं। तो आपको यहां में एक छोटी सी बात बता दूं, मान लो ये हमारा विश्व है, ये नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, बहुत फटाक से समझेंगे, और ये यूरोप है, ये एशिया है, यहां अफ्रीका है। तो इस भाग को क्या करते हैं, एक ट्रीटी होती है स्पेन में, लिखने की कोई जरूरत नहीं, बस समझ लो, स्पेन और पुर्तगाल में, कि हम क्या करेंगे भाई, देखो आपस में लड़ेंगे व्यापार में तो दोनों को घाटा, लड़ाई से फायदा किसका नहीं, ये लोग भी अच्छे से जान गए। तो इन्होंने क्या किया कि ये वाला जो पोर्शन है ये स्पेन को दे दिया कि पूर्व में यानी पश्चिम में स्पेन जाएगा, पूर्व में जाएंगे पुर्तगाल। तब तक और जो शक्तियां हैं वो इतनी पावरफुल नहीं थी। तो इस तरीके से क्या होता है कि भारत की खोज के लिए कौन निकलता है, हमारा वास्को डी गामा। लेकिन वास्को डी गामा क्या सीधा भारत आ गया था? ऐसा नहीं है। वास्को डी गामा से पहले बार्थोलोम्यू डियाज क्या करता है, ये अफ्रीका है और यहां पे यूरोप है, यहां पे अब नहर बन गई, सुएज नहर पहले नहीं थी। तो ये क्या करता है कि यहाँ पे एक केप ऑफ गुड होप नाम की जगह है, यहां से निकल के इस तरह से आता है और यहां तक पहुंच जाता है। अब इन लोगों को ये रास्ता तो मिल गया, लेकिन अब भारत कहाँ है? तो भारत हम देख रहे हैं, भारत यहां पे है, ये एशिया मान लो, भारत है यहाँ पे। अब ये क्या सब आप देख रहे हो, ये पानी है, मतलब समुद्र है। अब यहां से आगे बढ़ना इतना आसान तो नहीं है, यहां तक ये इस तरह से पहुंच गया, कैसे दिख रहा है कि इधर इधर इसके सहारे सहारे पहुंच गया जमीनी मतलब तट के। तो क्या करता है ये बार्थोलोम्यू डियाज, लिखना कुछ मत, बता दूंगा मैं जब लिखना होगा, समझो बस अच्छे से, बोर्ड पे निगाह जमाए रखो। केप ऑफ गुड होप की जगह केप ऑफ गुड होप इसे खोज लेता है, यानी केप टाउन जो है ना आज का दक्षिण अफ्रीका की राजधानी, उसको। अब इसके बाद ये लोग यहां तक तो इन रास्ता मिल गया, यहां तक आ रहे हैं, लौट जा रहे हैं, यहां से आगे नहीं बढ़ पा रहे, जाते हैं रास्ता नहीं मिलता, फिर इधर उधर घूमना पड़ता है इन लोगों को। अब क्या करते हैं ये, यहां पे आप देख रहे हो केप ऑफ गुड होप इनको मिल गया है। अब यहां क्या होता है, 1400 हम बात कर रहे थे 1498 में क्या होता है। 1498 में वास्को डी गामा नाम का जो ये व्यक्ति है, ये एक पुर्तगाली व्यक्ति है। कौन है? पुर्तगाली व्यक्ति, पुर्तगाली व्यापारी।
तो यहीं से आपका एक इंपोर्टेंट नोट करके आप यहीं पे लिख लोगे। एक फैक्ट है, आपसे पूछा जाएगा कि सबसे पहले आने वाली पुर्तगाल मतलब यूरोपीय कंपनी कौन सी है, तो आप आंसर दोगे पुर्तगाली। पुर्तगाली सही बात है, सबसे पहले आए हैं। अब सबसे बाद में कौन आएंगे पता नहीं, मतलब ही नहीं रखा, बहुत सारे आए। लेकिन हमसे जो क्वेश्चन पूछा जाएगा सबसे पहले तो पुर्तगाली आ गए, ठीक है, लेकिन सबसे बाद में कौन जाएंगे, तो यही जाएंगे। 1498 में वास्को डी गामा भारत आ जाएगा और 1962 में ये भारत को छोड़ के जाएंगे, जब भारतीय सरकार इन पर पूरी तरह से कार्रवाई करेगी। समझ गए? तो ये था, यहां से फैक्ट लिख लो। सबसे पहले आने वाली यूरोपीय कंपनी पुर्तगाली, सबसे बाद में जाने वाली यूरोपीय कंपनी भी पुर्तगाली है। तो हम बात करें वास्को डी गामा, ये यहाँ पहुंच गया केप ऑफ गुड होप। यहां से अब क्या होता है आप देख रहे हो, केप ऑफ गुड होप में इसको एक व्यक्ति मिलता है अब्दुल, ये सारे जो मैं लिख रहा हूं ना बोर्ड पे नाम वगैरह, ये सारे फैक्ट हैं, आप लिखते जाओ। अब्दुल मजीद, अब्दुल मजीद इसको क्या करता है, वास्को डी गामा को लेके ऐसे समुद्री रास्ते से भारत में ले आता है। भारत में जिस दिन ये पहुंचता है उस दिन डेट होती है 17 मई 1498। देखो ये डेट कहीं कहीं 15 मई भी है, लेकिन 15 मई सही नहीं है, मतलब ज्यादातर प्रीफर जो करते हैं एग्जाम को 17 मई करते हैं, तो आपको 17 मई टिक करके आना है। ऐसा कंट्रोवर्सी वाला जो ऑप्शन नहीं मिलता, जैसे जहां दोनों आंसर हमारे ठीक ठाक बैठ रहे हो, तो वहां पे 17 मई होगा या 15, तो 15 हो, 15 नहीं 17 ही करना, 15 को तो गोली मारो। अब देखो यहाँ पे क्या होगा, 1498 अब्दुल मजीद मिला वास्को डी गामा को और ये आ गए ऐसे। अब ये कहां पहुंचे हैं, इस जगह का नाम है कालीकट। कालीकट किस स्टेट का हिस्सा है कालीकट, केरल का। केरल की अगर फैक्ट में बात करोगे तो भारत का मसाला उद्यान, मसालों का बगीचा कह सकते हो, तो भारत का अगर मसालों का बगीचा की बात करें तो वो हमारा केरल है। तो इस तरह से हम रिलेट करके पढ़ते जाएंगे बहुत अच्छे तरीके से। देख रहे हो, यहां पे एक बार फिर समझो, 1498 में आया वास्को डी गामा, अब्दुल मजीद से मिलता केप ऑफ गुड होप और कालीकट पहुंचता है केरल स्टेट में, जो केरल को क्या बोल जाता है, भारत का मसाला उद्यान है, मसाला का बाग वाला राज्य, ऐसे समझ सकते हो। कालीकट की बात करें तो ये जो है मालाबार तट का हिस्सा है, मालाबार तट, मालाबार तट। एक दिन मैं तटों को भी डिस्कस करूंगा आपके साथ, जैसे भारत का जो ये हिस्सा, ये मालाबार, कोंकण, कोरमंडल और उत्कल तट, इस तरह से कई तट हैं जो समुद्र है उसको नाम है तटों के। तो यहाँ पे आप देख रहे हो मालाबार तट, केरल में कालीकट ये पहुंच गया। इसका जो है वेलकम करता है हमारा जमोरिन। जमोरिन उस समय वहां राजा होता है जमोरिन, वो इसका वास्को डी गामा का वेलकम करता है। यहां तक कि आपको बात समझ में आ गई, ये सारे फैक्ट आप समझ लो और इसका स्क्रीनशॉट लो या कुछ भी लो और अच्छे से इसे याद रखना। अब ये बात हो गई वास्को डी गामा। वास्को डी गामा जब भारत से जाता है, यहाँ से मतलब बहुत अच्छा स्वागत करता जमोरिन इसका, वो सारे काम होते हैं। जब ये भारत से वापस जाता है तो इसे 60 गुना फायदा होता है, लिखने की जरूरत नहीं, बस जान लो 60 गुना फायदा होता है। यानी जो चीज यहाँ से 1 रुपए में ले गया, खरीदी है भारत में, उसे वहां 60 रुपए में जाके बेच रहा है बंदा, तो फायदा ही फायदा। इसके बाद ऐसा थोड़ी नहीं ये नहीं आएगा, फिर ये वापस आएगा। अब क्वेश्चन यहां से सीधा पूछता है कि वास्को डी गामा भारत दोबारा कब आया, तो ये वास्को डी गामा जो है 1501 में वापस भारत आता है, 1501 में दोबारा से वापस भारत आता है। ये था वास्को डी गामा से संबंधित जो कुछ चीजें थी वो सारी हो गई। ये जो अब्दुल मजीद है ना, ये गुजराती व्यापारी है, गुजराती व्यापारी। यहीं पर गुजरात की अगर बात करोगे तो यहीं से अगर स्टेटिंग में जाएं हम, तो गुजरात की जो राजधानी है गांधीनगर, गांधीनगर। और गुजरात में क्या है हमारी स्टैच्यू ऑफ यूनिटी, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी। तो इस तरह से देखो, स्टैटिक मैंने बोला था ना, स्टैटिक और प्लस कोर सब्जेक्ट दोनों लेके चलूंगा मैं, उस तरह से। तो ये हो गए हमारे वास्को डी गामा जी। इसके बारे में हमने जितनी क्वेश्चन बन सकते हैं वो सारे डिस्कस कर लिए।